हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो आज अपना मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 5, ये लिख दिया मैंने, मोल कंसेप्ट लेक्चर नंबर 5। तो मोल कंसेप्ट के 4 लेक्चर तैयार। यस सर। और अगर आपको ध्यान होगा, मोल कंसेप्ट का जो चौथा लेक्चर था वहां पर मैंने आपको पढ़ाया सर इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना। बिल्कुल अच्छे से सीखा था हमने, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने की थी, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ अपन आगे बढ़ रहे हैं। यस सर। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं सर स्टाइकोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट। पर वो पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ अलग पैटर्न के क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराने वाला हूं। कौन से टॉपिक के सर? इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टॉपिक के, ताकि पूरा टॉपिक और जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सारा अपना यहां लेक्चर में ही तैयार हो जाए, ताकि नीट एग्जाम हॉल में जब अपन बैठे तो वहां पर अपने को कोई नया क्वेश्चन, किसी नए टाइप का क्वेश्चन देखने को ना मिले। तो चलिए सबसे पहले अपन इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कुछ अलग पैटर्न के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। यस सर। तो सबसे पहले करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 69। मेटल का मास परसेंटेज दे रखा है 50%, ऑक्सीजन का भी मास परसेंटेज दे रखा है 50%। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इफ द फॉर्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड इज MO देन फाइंड आउट द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल M। ठीक है सर। अब आप में से 80% ऐसे होंगे जिनको अभी तक क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। तो सबसे पहला काम अपना ये होता है कि क्वेश्चन मुझे समझ में आए, ताकि मेरी कंसेप्चुअल क्लियरिटी बनी रहे। ठीक है सर। तो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, ध्यान से देख। सबसे पहले तुम लेक्चर नंबर 4 पे आ जाओ। लेक्चर नंबर 4 के लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया था सर इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना सिखाया था। लगभग 20 क्वेश्चन कराए थे, और वहां पर क्वेश्चन जनरली हमको कैसे पूछे जा रहे थे, वो बोल रहे थे कि एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। कार्बन का मास परसेंटेज मान ले 50% दे दिया क्वेश्चन में, ऑक्सीजन का मास परसेंटेज लगभग 50% दे दिया क्वेश्चन में। यस सर। तो वो क्वेश्चन में पूछ रहे थे कि अब बताओ इंपेरिकल फॉर्मूला, अब इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल के बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं, लगभग 20 क्वेश्चन किए हुए ऐसे। तो ऐसे क्वेश्चन अगर नीट में आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो हम क्या करते थे, ये जो परसेंटेज दे रखा था ना मास का, उसको डिवाइड कर दे रहे थे एटॉमिक वेट से। तो कार्बन का एटॉमिक वेट यानी मास नंबर कार्बन का सर 12, तो 12 से डिवाइड कर दिया। सर ऑक्सीजन का कितना सर 16, तो 16 से डिवाइड कर दिया। और अब इसको अपन सिंप्लीफाइड रेशियो बना के इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल देते थे। यस सर। इतनी बात क्लियर हो गई। यस सर। अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख। अब इन्होंने क्या किया, इस कार्बन को हटाया, तो यहां पर लिख दिया सर कोई मेटल। अब ये मेटल कौन सा है मुझे नहीं पता सर मेटल कौन सा है। ठीक है। जब ये कार्बन था तो मुझे बात पता थी कि एटॉमिक वेट 12 होगा, तो मैं 12 से डिवाइड कर रहा था। यस सर। अब इन्होंने मेटल दे दिया, अब मेटल पता ही नहीं मेटल कौन सा है, तो मेटल का एटॉमिक वेट भी नहीं पता। अब पता ही नहीं है कि नीचे हम काई से डिवाइड करेंगे, ये जो परसेंटेज दे रखा है इसको काई से डिवाइड करेंगे, ये पता ही नहीं है। यानी मेटल का एटॉमिक वेट नहीं पता, तो वही हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, फाइंड द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल M। ठीक है। यहाँ पर जो एम्पिरिकल फॉर्मूला हम निकालते थे वो इन्होंने दे दिया कि M1O1, ये देखिए लिखा हुआ है M1O1। ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो अब मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो पहली बात यही होती है कि क्वेश्चन अच्छे से समझना। क्वेश्चन जब मुझे समझ में आएगा तब जाके मुझे आगे सॉल्यूशन भी समझ में आएगा। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। अब अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देख इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। यह है अपना क्वेश्चन नंबर 69। अब ध्यान से देख यार, एक बात ध्यान से देख। एक कंपाउंड है जिसका नाम क्या है सर M1O1, ये इसका फॉर्मूला है M1O1, ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला है। ठीक है सर। अब यहां पर देख क्या दे रखा है, किसी कंपाउंड में मास परसेंट ऑफ मेटल एंड मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन दोनों बराबर है, यानी दोनों 50% है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पहली लाइन, मास परसेंट ऑफ मेटल एंड ऑक्सीजन इक्वल टू सेम, कितना 50%। इतनी बात समझ में आ गई। मैं उम्मीद करता हूं ये लाइन आप में से हर किसी को समझ में आ गई होगी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। ध्यान से देख यार, ये लिखा हुआ है सर इन्होंने, ये लिखा हुआ है सर इन्होंने M1O1, 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 यानी जितने मेटल के मोल होंगे उतने ही ऑक्सीजन के मोल होंगे क्या? यस सर। क्योंकि M1O1 लिखा हुआ है। यस सर। जितने मेटल के मोल होंगे उतने ही ऑक्सीजन के मोल होंगे, क्योंकि ये बात मैंने आपको बता रखी है ना। जैसे हम बोलते हैं सर 1 मोल CO2 में, 1 मोल CO2 में, तो कार्बन के नीचे तो 1 लिखा हुआ है, तो 1 मोल CO2 में 1 मोल किसका? कार्बन का, और 2 मोल किसके? ऑक्सीजन के। ऐसे बोलते हैं ना अपन। तो यहां पर क्या है M1O1 है, M1O1 है,
तो अगर मैं बोलूं 1 मोल M1O1 में, तो यही तो बोलूंगा 1 मोल M का एंड 1 मोल O का। वही बात तो मैं बता रहा हूं आपको। तो मैं उम्मीद करता हूं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सारे कंफ्यूजन यहीं पे क्लियर कर लो ताकि एग्जाम हॉल में कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो ध्यान से देख, ये लिखा हुआ है सर इन्होंने M1O1, यानी जितने M के मोल उतने ही O के मोल। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं 1 मोल M का तो 1 मोल O का, कॉमन सेंस की बात है यार। 1 मोल अगर M का तो 1 मोल O का। तो यहां पर देख दोनों का मास परसेंटेज बराबर दे रखा है, तो मैं बोल सकता हूं क्या 1 मोल M का जो मास होगा ना वो किसके बराबर होगा सर, 1 मोल O के मास के बराबर। मास के बराबर, कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है। अगर मान लो क्वेश्चन तुम्हारा अलग होता, यहां पर लिखा होता सर M1O2, तो मैं बोलता, और ये परसेंटेज सेम होता, तो मैं बोलता 1 मोल M का जो मास है वो किसके बराबर होगा, 2 मोल मास ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ रही है बात, ठीक है। परंतु यहां पर तो M1O1 है, तो मैंने बोल दिया 1 मोल M का मास, M मतलब मेटल, 1 मोल मेटल का मास इक्वल टू 1 मोल ऑक्सीजन का मास, ठीक है। तो ये तो हमको पता है ना, ये तो हमको पता है 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होता है सर, 16 ग्राम होता है, 16 ग्राम होता है। यानी ये हमारे पास आ गया 1 मोल मेटल का मास आ गया सर, 1 मोल मेटल का मास आ गया सर। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत क्या नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। यानी एटॉमिक वेट मैंने निकाल दिया कितना, 16 ग्राम, और एक ही लाइन में मेरा आंसर तैयार, एक ही लाइन में मेरा आंसर तैयार। और ये क्वेश्चन जब आप कहीं करोगे ना, कोई भी आपको कराएगा, तो ये इसका सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं और यहां खत्म करते हैं, यानी 4-5 लाइन में इसका सॉल्यूशन करते हैं ये, परंतु अपन एक ही लाइन में इसका सॉल्यूशन निपटा देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आंसर आ गया तुम्हारा 16 ग्राम, 16 ग्राम, ठीक है। अगर मान ले ये होता तेरा MO2, तो आंसर क्या आता, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो मैं बोलता सर 1 मोल मेटल का मास इक्वल टू 2 मोल ऑक्सीजन का मास। सिंपल सी बात है यार। तो ये तुम्हें जो पता है कि 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 ग्राम होता है, तो 2 मोल कितना होगा सर, 2 इंटू 16 ग्राम हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा सर, 32 ग्राम आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या जाता सर, 32 ग्राम आ जाता। यहाँ पर 32 ग्राम ऑप्शन में नहीं दे रखा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो अपन आसानी से मेटल का एटॉमिक वेट निकाल सकते हैं, यस सर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, इस क्वेश्चन को अपन रिवर्स करके भी देखते हैं। मान ले अब तो मुझे पता लग गया कि मेटल का एटॉमिक वेट कितना है, तो यहां पर देख मेटल का एटॉमिक वेट कितना है सर, 16 ग्राम है। परसेंटेज कितना दे रखा है, मास परसेंटेज सर 50% दे रखा है। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट मुझे पता है सर 16 ग्राम ही होता है। मास परसेंटेज कितना दे रखा है सर, 50% दे रखा है। हमको पता है आंसर कितना आने वाला है सर, M1O1 आने वाला है। तो चल चेक करते हैं कि क्या M1O1 ही आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। यस सर। तो ध्यान से देख, हम क्या करते थे, 50 को एटॉमिक वेट से डिवाइड करते थे, तो 50 को 16 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर भी देख 50 को 16 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी 16 से मल्टीप्लाई किया, 16 से 16 कट गया, 16 से 16 कट गया, 50 एकम 50, 50 एकम 50, यानी यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशियो कितना आ रहा है सर, 1:1, यानी M1O1 ही इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा क्या। यस सर। तो ये देख यही तो आ रहा था, तो हमने इसको क्रॉस चेक भी कर लिया। तुमको एग्जाम में क्रॉस चेक नहीं करना, ये तो मैं आपको बता रहा हूं, हर तरीके से बता रहा हूं ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी बनी रहे। यस सर। बात समझ में आ गई, अब दिक्कत नहीं है, अब डाउट नहीं है, बिल्कुल अच्छे से खेल समझ में आ रहा है, पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ रही है। यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 69 आपको समझ में आ गया। यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देख, अब आया अपना क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, अब ध्यान से देख। तो यहां पर 2 मेटल ऑक्साइड है, पहला मेटल ऑक्साइड दूसरा मेटल ऑक्साइड, ठीक है। पहला मेटल ऑक्साइड दूसरा मेटल ऑक्साइड, यहां पर मेटल का मास परसेंटेज 50, यहां पर ऑक्सीजन का मास परसेंटेज 50। यस सर। और जो दूसरा मेटल ऑक्साइड है वहां पर मेटल का मास परसेंटेज 40% और ऑक्सीजन का 60% है। यस सर। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इफ द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट मेटल ऑक्साइड इज MO, देन फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ सेकंड मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, सबसे पहला काम क्या होता है ना अपना, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, फिर सॉल्यूशन कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। और सॉल्यूशन को रटना थोड़ी है, रटना थोड़ी है, बायोलॉजी थोड़ी है ये। यहाँ पर सबसे पहला काम होता है अपना फिजिकल केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में कि क्वेश्चन मुझे समझ में आ जाए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। यस सर। तो ध्यान से देख, मैं आपको क्वेश्चन को बिल्कुल सिंप्लीफाइड देसी लैंग्वेज में समझाता हूं।
ये पेटल सॉरी ये पहला मेटल ऑक्साइड, यस सर, ये दूसरा मेटल ऑक्साइड, ठीक है सर। अब मान ले हमने पिछले लेक्चर में इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के लगभग 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यस सर। तो वहां पर होता क्या था ना, जैसे उन्होंने कार्बन दे दिया, उन्होंने ऑक्सीजन दे दिया, यस सर, तो उनका वो परसेंटेज दे देते थे। जैसे उन्होंने दे दिया 40% कार्बन है, ऑक्सीजन तुम्हारा 60% है, यस सर। ये वाला डाटा मैं उठा के लिख रहा हूँ, ठीक है। बस यहाँ पर जो मेटल लिखा हुआ था उसकी जगह में मैंने कार्बन लिख दिया, यस सर। तो हम क्या करते थे, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना होता था हमसे, ठीक है। तो हम क्या करते थे, 40 को मैंने डिवाइड कर दिया सर कार्बन के एटॉमिक वेट से, तो 40 को डिवाइड कर दिया मैंने 12 से, और 60 को डिवाइड कर दिया मैंने सर 16 से, यस सर। फिर अपन इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालते थे और अपना आ जाता था इंपेरिकल फॉर्मूला, यस सर, ठीक है। परंतु हमको मान ले सिर्फ यही दे रखा है, क्योंकि हमको क्या पूछा हुआ है, देन फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ सेकंड मेटल ऑक्साइड, यानी इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है अपने को सेकंड मेटल ऑक्साइड का। परंतु दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है ना कि यहाँ पर ये कार्बन नहीं है, यहाँ पर ये कार्बन नहीं है, ये तो सर मेटल है, और मेटल का एटॉमिक वेट हमको पता नहीं है, यानी 40% जो दे रखा है उसको काई से डिवाइड करूंगा, ये मुझे नहीं पता। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये जो मेटल दे रखा है उसका एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। तो मेटल का एटॉमिक वेट मेरे को मैं निकाल पाऊं, उसके लिए मुझे इन्होंने ये वाला दे दिया, तो इसका इन्होंने मेरे को ये दे दिया इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल के। और ये वाला यही क्वेश्चन है जो हमने ऊपर किया था, यस सर। तो यहां पर हमारा मेटल का एटॉमिक वेट कितना आ रहा था सर, 16 ग्राम आ रहा था क्या, यस सर। तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ये सॉल्व किया हुआ है। मेटल का एटॉमिक वेट कितना निकाला था हमने, 16 ग्राम निकाला था, यस सर। तो अब तो क्वेश्चन बिल्कुल पिछले वाला हो गया, जो हम पिछले लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे वैसा ही क्वेश्चन बन गया क्या, यस सर। बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में समझा रहा हूं आपको, इतना सिंप्लीफाइड वे में कोई नहीं समझाता, ठीक है। अब ध्यान से देख, सेकंड मेटल ऑक्साइड, मेटल 40%, और अब मुझे इसका एटॉमिक वेट भी पता है कितना सर, 16 ग्राम, ठीक है सर। ऑक्सीजन मास परसेंट कितना सर, 60%, यस सर। और इसका एटॉमिक वेट हमको पता है 16 ग्राम होता है, यस सर। अब हमको क्या करना है, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, वही हमसे पूछा हुआ है। तो जैसे ही तू इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल देगा, फिर ऑप्शन में चेक करना कि कौन सा ऑप्शन सही इंपेरिकल फॉर्मूला बता रहा है, बस टिक कर देना, तेरे को 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहला काम यही होता है कि क्वेश्चन हमको समझ में आ जाए, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, अब तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंप्लीफाइड हो चुका है, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बार हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, यस सर। तो ध्यान से देख यार, 40 को डिवाइड किया मैंने सर 16 से, यहां पर मैंने 60 को डिवाइड कर दिया सर 16 से। अब ध्यान से देख, मैं चाहता हूं कि नीचे वाला जो नंबर है ना, उसको जो हम डिनोमिनेटर बोलते हैं उसको मैं काटना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, 16 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया, 16 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 16 से 16 कट गया, यस सर। तो यहां बचा तुम्हारा 40, यहां भी 16 से 16 कट गया, यहां तुम्हारा बचा सर 60। अब मैं चाहता हूं ना, ये 40 बहुत बड़ा नंबर है, 60 भी बहुत बड़ा नंबर है, मैं चाहता हूं कि ये सिंपलेस्ट रेशियो बन जाए। तो मैंने क्या किया, 20 से डिवाइड कर दिया, 20 से, तो 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। तो ये तुम्हारा सिंपलेस्ट रेशियो आ चुका है 2:3। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। तो यहां पर तुम्हारा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है सर, M2O3। तो आंसर मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा क्या, यस सर, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से अपन कर सकते हैं, कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ अपन आगे बढ़ रहे हैं, पूरा खेल बिल्कुल अच्छे लेवल पे खेला जा रहा है, यस सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन तो वैसा ही क्वेश्चन है क्या, यस सर। परंतु इन्होंने अब देख, जो फर्स्ट मेटल ऑक्साइड है ना, उसका इंपेरिकल फॉर्मूला चेंज कर दिया। अभी तक M1O1 था, अब उन्होंने M1O2 कर दिया। तो कंसेप्ट अगर क्लियर है ना, तो कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं आता। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देख। तो सबसे पहले मेरा मकसद है, ये जो मेटल है ना, इसका एटॉमिक वेट निकालूं, क्योंकि जब इसका एटॉमिक वेट निकल जाएगा तभी तो मैं सेकंड मेटल ऑक्साइड का इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल पाऊंगा, यस सर। तो सबसे पहला काम वही है अपना कि मेटल का एटॉमिक वेट निकालूं, ठीक है। तो पहली लाइन मैंने लिखी सर, मास परसेंटेज ऑफ, ये मैं फर्स्ट ऑक्साइड को सॉल्व कर रहा हूं, फर्स्ट ऑक्साइड को, क्योंकि यहीं से मेरा क्या आएगा, यहीं से मेरा मेटल का एटॉमिक मास आएगा, एटॉमिक वेट आएगा, सॉरी, ठीक है। अब ध्यान से देख, फर्स्ट ऑक्साइड, तो मास परसेंटेज ऑफ मेटल इक्वल टू मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन।
क्योंकि दोनों का क्या दे रखा है सर, 50-50% दे रखा है, तो दोनों का मास परसेंटेज किसी कंपाउंड में सेम होगा क्या? यस सर, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ध्यान से देख, यहां पर इन्होंने दे रखा है सर इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला M1O2, यानी मैं बोलूं सर 1 मोल मेटल का मास इक्वल टू 2 मोल ऑक्सीजन का मास। ऑक्सीजन का मास, सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है, मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर हमको एक बात पता है, 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 ग्राम। तो 2 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होगा सर? 2 × 16 ग्राम। यस सर, यानी 32 ग्राम बोल दूं क्या? यस सर, तो हमारा आंसर आ गया 1 मोल मेटल का मास आ चुका है 32 ग्राम, यानी ये आ चुका है सर 32 ग्राम। अब कहानी बिल्कुल सिंपल हो चुकी है, अब तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपलेस्ट हो चुका है। जो क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में बहुत सारे कर चुके हैं वैसा ही क्वेश्चन बन चुका है। यस सर, एक मेटल है, एक ऑक्सीजन है, इनका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। परसेंटेज, मास परसेंटेज दे रखा है इनका 40 एंड 60। मास परसेंटेज दे रखा है सर 40% एंड 60%। यस सर, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है सर? 16 ग्राम। और मेटल का हमने निकाल दिया कितना? 32 ग्राम। यस सर, तो अब इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल दे। तो मैंने क्या किया सर, 40 को डिवाइड कर दिया 32 से, यहां पर क्या किया सर, 60 को डिवाइड कर दिया 16 से। यस सर, अब मैं क्या चाहता हूं कि जो नीचे वाला नंबर है ना, नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर, वो हट जाए, वो हट जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, खुद से सोचना है दिमाग में, अगर मैं दोनों जगह 32 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो देख काम आसान हो जाएगा। 32 एकम 32, 32 एकम 32, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। अब ये देख कितना हो गया, 40 बच गया, और ये तुम्हारा कितना बच गया, 60 × 2 बच गया। अब देख 2 1 जा 2 और 2 20 जा 40। अब देख 20 1 जा 20, 23 जा 60, यानी यहाँ पर 1 आ चुका है, यहाँ पर कितना आ चुका है सर, 3 आ चुका है, यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल चुका है सर M1O3। M1O3, तो आंसर आ गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी। तो मैं उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चन अगर नीट में दिख जाए ना तो आज के बाद उनसे डरना नहीं है। यस सर, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 71। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आया सर क्वेश्चन नंबर 72। मेटल एक्स फॉर्म्स 2 ऑक्साइड। ठीक है, एक मेटल है जिसका नाम एक्स है, एक मेटल है जिसका नाम एक्स है, उसने 2 ऑक्साइड बनाए। पहला ऑक्साइड था सर XO2 और दूसरा ऑक्साइड हमको नहीं पता, यही हमसे पूछा गया है, यही हमसे पूछा गया है कि दूसरा मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला बता दो। परंतु पहला जो मेटल ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला इन्होंने दे दिया XO2। यस सर, और ये बता रहे हैं कि यहां पर ना मास परसेंट ऑक्सीजन का कितना है सर, 50% है। तो कॉमन सेंस की बात है, मेटल का भी मास परसेंट कितना होगा सर, 50% ही होगा। 100 - 50 करते 50 तो आएगा। यस सर, और यहां पर ये बता रहे हैं कि ऑक्सीजन का मास परसेंट कितना है सर, 60% है। 60% ऑक्सीजन का मास परसेंट है, तो कॉमन सेंस की बात है, मेटल का मास परसेंट कितना होगा सर, 40% होगा क्या? यस सर, इतनी इंफॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है, और इन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि जो एक्स है, जो मेटल है, उसका जो दूसरा मेटल ऑक्साइड बन रहा है उसका फॉर्मूला बता दो। यस सर, तो ध्यान से देख यार, बिल्कुल इंपेरिकल फॉर्मूला यहाँ पर अपने को निकालना है सेकंड मेटल ऑक्साइड का। यस सर, तो यहाँ पर अपन बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में समझते हैं और बिल्कुल जो हमने पढ़ा था यूनिटरी मेथड उसी से सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देख, सबसे पहले अपन निकालते हैं टू फाइंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, ये मैंने एक एरो बनाया, राइट साइड अपन क्या लिखते हैं, जो हमको चाहिए होता है, जो हमसे पूछा होता है। यस सर, लेफ्ट साइड अपन क्या लिखते हैं, जहां से अपने को निकालना है, जहां से अपने को निकालना है। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या चाहिए सर, मोल्स चाहिए ऑक्सीजन के, तो यहां मैं लिख रहा हूं सर मोल। तो यहां पर लेफ्ट साइड अपन क्या लिखते हैं, जहां से अपन को निकालना है, कहां से निकालना है सर, परसेंटेज से निकालना है। यस सर, तो ध्यान से देख यार, पहली लाइन अपन क्या लिखते हैं, जो हमको पता रहती है, जो हमको पता रहती है, जो सत्य वचन है। तो सत्य वचन ध्यान से देख क्या है, अगर ऑक्सीजन का मास परसेंट 50% होता तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने होते सर, 2 मोल्स हो जाते। कितने हो जाते सर, 2 मोल्स हो जाते। यस सर, तो जो पता है वो लिखते हैं यहाँ पर। अगर ये 50% होता ना तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने हो जाते सर, 2 मोल हो जाते। यस सर, अगर ये 1% होता, ये लगा दिया मैंने यूनिटरी मेथड, तो कितने हो जाते सर मोल्स, 2/50 हो जाते।
परंतु है कितने ऑक्सीजन का परसेंट, मास परसेंट ऑक्सीजन का तो 60% दे रखा है। तो अगर ये 60% है तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने हो जाएंगे सर, 2/50 इंटू 60। तो ये देख 0 से 0 कट गया, यस सर। 6 टू जा कितना होता है, 12 होता है। तो ये आंसर आ गया तुम्हारा 12/5, इतने मोल्स। बात समझ में आ रही है, ठीक है। यानी जो अपना मेटल ऑक्साइड होगा, जो अपने को निकालना है ना, उसके ऑक्सीजन के मोल्स हमने निकाल दिए, उसके ऑक्सीजन के मोल्स हमने निकाल दिए, यस सर। अब निकालते हैं मेटल के। तो मैंने लिख दिया टू फाइंड मोल्स ऑफ मेटल, जिसका नाम क्या है सर, एक्स है, यस सर। तो वापस से यूनिटरी मेथड लगा, परसेंटेज से अपने को क्या निकालना है सर, मोल निकालना है। तो पहली लाइन अपन वो लिखते हैं जो हमको दे रखी है। यहाँ पर ध्यान से देख, 50% दे रखा है मास परसेंट ऑफ मेटल। तो यहाँ पर मेटल के मोल कितने निकल के आ रहे हैं सर, 1 मोल, 1 मोल। यानी 50% में 1 मोल, 50% में 1 मोल। तो मैं यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं। तो अगर ये 1% होता तो मैं इसको 1/50 लिख देता, यस सर। परंतु मेटल के कितने परसेंट है, मेटल का तो 40% है मास परसेंट। तो ये 40% में अपने को निकालना है। तो कितना हो जाएगा सर, 1/50 इंटू 40। तो ये देख 0 से 0 कट गया, यहाँ पर आ गया तुम्हारा 4/5 मोल, ठीक है। तो यहाँ पर निकल के आया था ऑक्सीजन के मोल्स कितने, 12/5। तो यहां पर निकल के आ गए सर 4/5। परंतु हमको इंटीजर में चाहिए ना, हमको तो इंटीजर में चाहिए। तो हमको इसको सिंपलेस्ट रेशियो बनाना है, क्योंकि हमको तो इंपेरिकल फॉर्मूला चाहिए, यस सर। तो कॉमन सेंस से सोच यार, इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देख 5 से 5 कट गया, तो यहाँ पर आ गया तुम्हारा 12। यहाँ पर देख 5 से 5 कट गया, तो यहाँ पर आ गया तुम्हारा 4। सर 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। यानी सर आंसर आ चुका है X1O3, X1O3। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। कंसेप्ट अगर क्लियर है और क्वेश्चन समझ में आ गया तो आधा काम तो वहीं पे हो जाता है, आधा काम तो वहीं पे हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ चुकी होगी, यस सर। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 72। और ये जब क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं ना तो पसीने छूट जाते हैं यार। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ये जब नीट में पूछे जाते हैं ना तो पसीने छूट जाते हैं। फिर बच्चे बोलते हैं कि पेपर डिफिकल्ट आ गया, ठीक है। परंतु यहाँ पर एक अच्छे लेवल पे खेल खेला जा रहा है, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन देख। अब गैसियस हाइड्रोकार्बन गिव्स अपॉन कंबसन। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन की कंबसन रिएक्शन देखते हैं। ये लिख दिया मैंने सर, हाइड्रोकार्बन की कंबसन रिएक्शन। कंबसन मतलब ऑक्सीजन के साथ बर्न करना पड़ता है हाइड्रोकार्बन को। सबसे पहली बात सर, हाइड्रोकार्बन क्या हुआ सर, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन को यहां पर अपने को ऑक्सीजन के साथ बर्न करना है। तो मैंने लिखा सर, जैसे मैं एक हाइड्रोकार्बन ले रहा हूं C2H4, इसको अगर मैं ऑक्सीजन के साथ बर्न करूंगा ना तो यहां पर हमेशा जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनता है एक तो CO2 और एक बनता है सर वाटर। तो यहां पर मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, ये नहीं सिखा रहा, मैं आपको सिखा रहा हूं कि इसको बैलेंस कैसे करते हैं, इसको बैलेंस कैसे करते हैं, इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन की कंबसन रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ठीक है सर। तो सबसे पहले कार्बन को, तो कार्बन 2 यहां और 1 यहां, तो यहां पर 2 लिख दे, ताकि कार्बन यहां भी 2 यहां भी 2। बात समझ में आ रही है, यस सर। तो कार्बन को मैंने बैलेंस कर दिया। अब बात आती है सर हाइड्रोजन की। सर हाइड्रोजन यहां 4 यहां 2, तो यहां पर मैंने 2 लिख दिया। तो हाइड्रोजन दोनों जगह अब 4-4 हो चुके हैं, दोनों जगह अब 4-4 हो चुके हैं। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुकी है। अब मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा, तो ध्यान से देख, ऑक्सीजन राइट साइड देखता हूं कितने हैं, 4 यहां 2 यहां, तो कितने हैं सर, 6 हैं। तो यहां पर तेरे को क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, ताकि 3 2 जा 6 हो जाए, यस सर। तो देख अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुकी है। मतलब ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये जो हाइड्रोकार्बन है, इसकी जो कंबसन रिएक्शन हमने लिखी, अब ये बैलेंस रिएक्शन हो चुकी है क्या, यस सर। तो आज के बाद हाइड्रोकार्बन की कंबसन रिएक्शन को कैसे बैलेंस करूंगा, सबसे पहले कार्बन को, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। तो ये सीक्वेंस अपने को फॉलो करनी पड़ती है और मैं हर हाइड्रोकार्बन की कंबसन रिएक्शन को बैलेंस कर सकता हूं, यस सर। और इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ गैसियस हाइड्रोकार्बन गिव्स अपॉन कंबसन इतने ग्राम ऑफ वाटर एंड इतने ग्राम ऑफ CO2। तो सबसे पहले मैं अपन हाइड्रोकार्बन लिख देते हैं। हाइड्रोकार्बन, अब इन्होंने बताया नहीं कि हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो मैं लिख रहा हूं सर CXHY। ये कोई एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है, मतलब ये बात तो पक्की है कि उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, यस सर। कंबसन लिख दिया, यानी उसकी रिएक्शन किसके साथ होगी सर, ऑक्सीजन के साथ होगी। और हमेशा प्रोडक्ट क्या बनने वाले हैं सर, CO2 एंड वाटर बनने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है क्या, यस सर। अब ध्यान से देख, इन्होंने बोला वाटर का, इन्होंने ग्राम दे दिया 0.72 ग्राम, 0.72 ग्राम वाटर बन रहा है।
और इन्होंने बोला 3.08 ग्राम CO2 बन रहा है। तो हमको एक बात पता है यार, CO2 का ग्राम दे दिया, वाटर का ग्राम दे दिया, तो हम यहाँ से क्या नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं क्या? नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि अगर नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता लग जाए तो ये एक्स और वाई तो आ जाएंगे आसानी से, एक्स और वाई तो आसानी से आ जाएंगे। तो ध्यान से देख, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालता हूं मैं, मास अपॉन मोलर मास। मास इन्होंने दे दिया सर CO2 का 3.08, मोलर मास मुझे पता है सर 44 ग्राम होता है। यस सर, तो 3.08 को 44 से डिवाइड कर दे, तो इसको जब तू डिवाइड करेगा तो तेरा आंसर आएगा सर 0.07। कितना आएगा? 0.07 आएगा। अब इसका निकालते हैं मोल, तो मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास कितना है सर वाटर का? 18 है। तो जब तू इसको सॉल्व करेगा तो आंसर आएगा तेरा 0.04। 0.04 सर समझ में नहीं आ रहा, हमको ये कैलकुलेट करना ही नहीं आता, हमारी तो कैलकुलेशन ही खराब है। तो चल छोड़, एक बार कैलकुलेशन सीख लेते हैं। क्योंकि दिक्कत कहां पर आ रही है ना, क्योंकि ये जो वैल्यूज दे रखी है ये पॉइंट में दे रखी हैं, और जब मैं लिख रहा हूं सर 3.08 इसको 44 से डिवाइड करो, तो मेरा दिमाग घूम जा रहा है, मेरा दिमाग घूम जा रहा है। ऐसे तो मैंने कभी किया ही नहीं थे। तो सबसे पहला काम आता है, सबसे पहला काम आता है कि यहां पर जो पॉइंट दिख रहे हैं ना उनको हटाऊं मैं, पॉइंट को मैं हटा दूं। यस सर, पॉइंट को मैं हटा दूं। अब पॉइंट को मैं हटाऊं, एक बार तो खुद से सोच यार, यहां पर जो x होगा, यहां पर जो y होगा, क्या वो इंटीजर नहीं होगा क्या? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, क्या वो पॉइंट में रहेंगे क्या? कभी तुमने तो ऐसा देखा है C 0.7, H 0.9? नहीं भाई, मतलब इतनी बात पता लग गई कि यहाँ पर जो मोल्स होंगे वो अपने इंटीजर में ही होंगे क्या? इंटीजर में ही होंगे क्या? यस सर। तो यहां पर मैंने क्या किया, ये जो 3.08 लिखा हुआ था इसको मैंने 308 मान लिया, 44 से डिवाइड कर रहा हूं, इसको मैंने 72 मान लिया। अब ऐसे नहीं, यहां कुछ और मान लिया, यहां कुछ और मान लिया, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसको भी मुझे 100 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3.08 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 308 आ गया, और वहां पर मैंने 0.72 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 72 आ गया। इसको मैं 18 से डिवाइड करूंगा। यस सर। अब तुम इसको आसानी से क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो 308 को जब तुम 44 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा 7, और 72 को 18 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा 4। यस सर, अब समझ में आ गई बात। और ये तुम्हारे इंटीजर आ चुके हैं क्या? यस सर, इंटीजर आ चुके हैं। यस सर। अब ध्यान से देख, इसका मतलब क्या है, ये मैंने 7 निकाला, मतलब 7 मोल किसके निकाले मैंने? CO2 के निकाले। 7 मोल किसके आ गए सर? CO2 के आ गए। और 4 मोल किसके आ गए सर? वाटर के आ गए। 4 मोल किसके आ गए सर? वाटर के आ गए। ठीक है सर, ठीक है सर। 4 मोल वाटर के आ गए और 7 मोल CO2 के आ गए। ठीक है। अब ध्यान से देख यार, 7 मोल अगर CO2 है तो मैं बोल सकता हूं क्या, 7 मोल CO2 में 7 मोल ही कार्बन होगा क्या? 7 मोल ही कार्बन होगा क्या? यस सर। यानी यहां पर x की वैल्यू आ गई 7, क्योंकि कार्बन के मोल आ गए। यस सर। अब यहां पर ध्यान से देख, 4 मोल वाटर है, तो क्या मैं इसमें बोल सकता हूं क्या कि 4 इंटू 2 8 मोल हाइड्रोजन होंगे क्या? 8 मोल हाइड्रोजन होंगे क्या? यस सर। यानी हाइड्रोजन के भी मोल आ गए, यानी ये y की वैल्यू भी आ गई, यानी आंसर आ गया मेरा C7H8। C7H8। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन इस तरीके से सॉल्व करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई। इसका आंसर आएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर C, C7H8। यस सर। और आज से पहले जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे तो मेरे को घबराहट हो जाती थी, मेरे को लग जाता था कि ये क्वेश्चन लंबा जाएगा या फिर मुझसे नहीं होगा। परंतु अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ अपन आगे बढ़ रहे हैं, हर क्वेश्चन अपन मोल कंसेप्ट में सॉल्व कर सकते हैं। यस सर। और हर टाइप के क्वेश्चन अगर आप कहीं और से पढ़े होंगे तो इंपेरिकल फॉर्मूले में जो मैं आपको कल पढ़ा रहा था ना, वही वाले वो 2-3 क्वेश्चन करा देते हैं, 2-3 क्वेश्चन करा देते हैं। परंतु उसी पैटर्न में हमने 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और नए नए पैटर्न में यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इन पैटर्न में क्वेश्चन कोई नहीं कराता इंपेरिकल फॉर्मूले के टॉपिक में। यस सर। इस पैटर्न में क्वेश्चन कोई नहीं कराता इंपेरिकल फॉर्मूले के टॉपिक में, परंतु हम हर चीज बिल्कुल सीक्वेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ हर चीज को ग्रेस्प करते जा रहे हैं। यस सर। अगला क्वेश्चन देख, When 50 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कौन सी रिएक्शन है? कंबसन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। वापस बोल, कंबसन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। यस सर। मतलब हमको यहाँ पर इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है हाइड्रोकार्बन का, तो वही वापस वही वाला क्वेश्चन है। CXHY लिखा मैंने, प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दी। यहाँ पर तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा सर? CO2 बनेगा प्लस वाटर बनेगा। यस सर। ठीक है। अब यहां पर इन्होंने क्या बोला, व्हेन 50 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन
एट एसटीपी 15 मिलीलीटर ऑफ CO2, CO2 का कितना मिलीलीटर बन रहा है 15 मिलीलीटर, एंड 20 मिलीलीटर ऑफ वेपर, वेपर मतलब वाटर वेपर, ये H2O की बात कर रहा है, तो ये लिख दिया मैंने 20 मिलीलीटर। यस सर, देन इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला विल बी। तो तुम्हें कुछ ही नहीं करना होता भाई मेरे, तुम्हें कुछ ही नहीं करना होता है। ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है ना, देख एक ऐसे नंबर से इनको काटना है ताकि ये इंटीजर में आ जाए। तो मैंने लिखा 5 से डिवाइड कर दूंगा, इसको भी 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, तो 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, तो ये सिंपलेस्ट इंटीजर आ चुके हैं क्या? यस सर। अब ध्यान से देख, अगर 3 मोल CO2 के हैं, ये मैंने क्या निकाल दिया, मान ले मोल निकाल दिए, तो अगर 3 मोल CO2 के हैं, 3 मोल अगर CO2 के हैं, तो वहां पर कार्बन के मोल भी 3 ही होंगे। यस सर। अगर 4 मोल वाटर के हैं, तो हाइड्रोजन के मोल कितने होंगे सर? 8 होंगे। यस सर। तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा C3H8, C3H8। यानी बिल्कुल एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, ये एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं। यस सर। अब ध्यान से देख यार, अब इसको समझते हैं, अब इसको समझते हैं कि हमने ये सॉल्व कैसे कर दिया। तो यहां पर देख, ये CO2 का वॉल्यूम दे रखा था और ये वाटर का वॉल्यूम दे रखा था। हमको आंसर पता लग गया कि इसका आंसर क्या आने वाला है, C3H8 आने वाला है। परंतु अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनाते हैं। अब ध्यान से देख यार, यहाँ पर जो वॉल्यूम दे रखा है ना, CO2 और वाटर का वॉल्यूम, उनका रेशियो कितना आया सर? 3:4। ये अभी मैंने आपको बताया, इसको भी 5 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 5 से डिवाइड कर दिया, तो रेशियो कितना आ रहा था सर? 3/4। परंतु ये तो वॉल्यूम का रेशियो है, परंतु ये तो वॉल्यूम का रेशियो है, हमको तो मोल के रेशियो से मतलब है, हमको तो मोल के रेशियो से मतलब है। अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, कॉमन सेंस से सोच। मान ले ये तुम्हारा CO2 है, CO2 का मोलर मास कितना होता है? 44 ग्राम होता है। यानी 1 मोल अगर इसका होगा तो कितना ग्राम? 44 ग्राम। ठीक है। अगर 1 मोल CO2 का होगा तो वॉल्यूम कितना सर? 22.4 लीटर। यस सर। अगर 2 मोल होते तो कितना सर? 44.8 लीटर। यस सर, यस सर। ठीक है। अब मैं ले रहा हूं सर वाटर को ले रहा हूं मैं सर। वाटर के 1 मोल में वॉल्यूम कितना सर? 22.4 लीटर। वाटर के 2 मोल में वॉल्यूम कितना सर? 44.8 लीटर। 44.8 लीटर। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। मतलब यहां से एक बात पता लग गई कि जो मोल्स का रेशियो होगा वही वॉल्यूम का रेशियो भी होने वाला है। मतलब वॉल्यूम का जो रेशियो होगा ना, मोल का रेशियो भी सेम वैसे ही आने वाला है यार। मतलब यहाँ पर जो मैंने वॉल्यूम का रेशियो निकाल दिया 3:4, मतलब अगर मैं मोल्स का रेशियो भी निकालू ना तो ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। और मैंने कहीं ना कहीं मोल्स का रेशियो निकाल दिया, तो अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि 3 मोल CO2 है, तो वहां पर कार्बन के भी कितने मोल होंगे सर? 3 मोल ही होंगे। मैं मान के चल रहा हूँ 4 मोल वाटर के हैं, तो वहां पर हाइड्रोजन के मोल कितने होंगे सर? 8 मोल होंगे। तो ये आंसर आ गया मेरा C3H8। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ चुकी होगी, बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 74। यस सर। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अब अपना अगला टॉपिक आएगा सर स्टाइकोमेट्री। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोल कंसेप्ट का सबसे खतरनाक टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, वो है अपना स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। यस सर। तो स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशंस अपन तैयार करें उससे पहले यहां पर वापस से मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूं ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया और आपने देखा होगा लगभग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ब्रह्मास्त्र यूज आ रहा है क्या? यस सर। ब्रह्मास्त्र चलाना अगर सीख लिया ना तो कहीं ना कहीं मोल कंसेप्ट में कमांड खुद ब खुद आ जाएगी। यस सर। तो सबसे पहले यहां पर हम सीख लेते हैं ब्रह्मास्त्र, रिवाइज कर लेते हैं। हमको बात पता है 1 मोल इक्वल टू Na पार्टिकल्स, Na आयंस, Na एटम्स, Na मॉलिक्यूल्स। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, इसकी वैल्यू होती है 6 × 10⁻23 इक्वल टू मोलर मास। यस सर। ग्राम में होता है क्या? यस सर। इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP या NTP, या फिर अगर मुझे मिलीलीटर में बोलना है तो 22400 मिलीलीटर एट STP एंड NTP। यस सर। तो ये अपने को पता है। ब्रह्मास्त्र हमको पता है, हमने बहुत क्वेश्चंस में, लगभग हर क्वेश्चन में ब्रह्मास्त्र यूज कर लिया, ब्रह्मास्त्र चलाना हमको आ चुका है। यस सर। तो अगर मुझे ब्रह्मास्त्र चलाना आ गया, ब्रह्मास्त्र मैंने वापस से रिवाइज भी कर लिया, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस, तो स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस हम पढ़े उससे पहले एक बात अपने दिमाग में बना लेना। स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन का पहला नियम यह है कि जो तुम्हारी केमिकल रिएक्शन है ना, वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो वही बात मैंने यहां पर लिख दी, केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। आज के बाद केमिकल रिएक्शन बैलेंस होगी तो ही मैं आगे का खेल खेलूंगा, मैं किसी अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में खेल नहीं खेलूंगा।
पहली बात अपने दिमाग में बैठा दे, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है। अब सर केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कैसे बैलेंस करते हैं। मान ले ये N2 प्लस H2 लिखा हुआ है, ये रिएक्टेंट है, और ये अपना एमोनिया बन रहा है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है सर। तो यहां पर ध्यान से देख, नाइट्रोजन कितने हैं सर, 2 हैं। नाइट्रोजन के कितने एटम्स सर, 2 हैं, यस सर। तो यहां भी नाइट्रोजन 2 ही होने चाहिए, तो यहां पर मुझे 2 लिखना पड़ेगा क्या, यस सर। अब देख कितने हो गए, 2 हो गए, 2 हो गए क्या, यस सर। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स, हाइड्रोजन के कितने एटम्स सर, 2 एटम्स। और यहाँ कितने एटम्स सर, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, ताकि यहां पर भी हाइड्रोजन कितने हो जाए सर, 6 हो जाए। 3 2 जा 6, समझ में आ रही है बात, यस सर। तो इस तरीके से अपन किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं छोटी क्लासेस में आपने ये सीखा होगा, केमिकल रिएक्शन बैलेंस करनी तो आपको आती होगी, यस सर। और एक बार मैंने केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर दिया तो अब मैं अपना खेल खेल सकता हूं। और ये मैं खेल जो खेलने वाला हूं, ये कुछ भी नया खेल नहीं है, ये अपना ब्रह्मास्त्र ही है। ब्रह्मास्त्र अगर आता है ना तो बस कोई भी दिक्कत नहीं है, आसानी से ये भी आपको आ जाएगी, स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशंस भी आपको आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, जैसे यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहां पर मैं 1 लिख सकता हूं, एक ही बात है, कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1, ठीक है सर। अब ध्यान से देख यार, ये जो आगे से नंबर लिखे हुए हैं ना, ये जो आगे से नंबर लिखे हुए हैं ना, इनको बोलते हैं स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको बोलते हैं अपन स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। जो आगे से नंबर लिखे होते हैं ना, उनको बोलते हैं स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, यस सर। जैसे मैं बोलूं N2 का स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है सर, तू बोलेगा 1। मैं बोलूं सर H2 का स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, तू बोलेगा 3। मैं बोलूंगा सर एमोनिया का स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, तू बोलेगा 2, यस सर। तो ये मैंने बैलेंस कर दी रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को मैंने बैलेंस कर दी, ठीक है। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। और एक बार मुझे बात पता लग गई कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो अब मैं आगे का खेल खेल सकता हूं। तो ध्यान से देख, हमको खेल 4 लेवल पे खेलना है, हमको खेल 4 लेवल पे खेलना है। पहला खेल खेलेंगे अपन मोल्स के लेवल पे, यस सर। दूसरा खेल खेलेंगे अपन मॉलिक्यूल्स के लेवल पे। तीसरा खेल खेलेंगे अपन मास के लेवल पे। और चौथा खेल खेलेंगे अपन वॉल्यूम के लेवल पे। तो याद रखना 4 लेवल पे अपने को खेल खेलना है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र में भी तो 4 ही चीज है, मोल, मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम और मास। बिल्कुल समझ में आ गई बात, यस सर। तो ध्यान से देख, सबसे पहले मोल के लेवल पे खेलते हैं, मोल के लेवल पे खेलते हैं, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या, यस सर, बैलेंस्ड है, यस सर। तो ध्यान से देख यार, हमको कुछ नहीं करना, हमको इसको पढ़ना आना चाहिए। इस रिएक्शन को मैं कैसे पढ़ूंगा, मोल के रिस्पेक्ट में, वो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे मोल के रिस्पेक्ट में कैसे पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन को, फिर मॉलिक्यूल्स के लेवल में पढ़ेंगे, फिर वॉल्यूम के लेवल पे पढ़ेंगे, फिर मास के लेवल पे पढ़ेंगे। तो इन 4 लेवल पे अपने को खेलना आना चाहिए। तो ध्यान से देख, ये मेरे पास एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, तो इसको मैं मोल के लेवल पे कैसे बोलूंगा। ध्यान से देख, आगे क्या लिखा हुआ है सर, 1 लिखा हुआ है, तो यहां पर मैं बोलूंगा 1 मोल N2। क्या बोलूंगा सर, 1 मोल N2, ये बोल दिया मैंने, 1 मोल N2। आगे से स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है सर, 3 है, यस सर। तो मैंने बोल दिया 3 मोल H2, मतलब 1 मोल N2 3 मोल H2 के साथ मिला और उसने क्या बना दिया, 2 मोल ऑफ एमोनिया बना दिए। ये बोल दिया मैंने 2 मोल ऑफ एमोनिया। बात समझ में आ रही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। बिल्कुल आसान है यार। तो मोल के लेवल पे बिल्कुल आसानी से मैं बोल सकता हूं क्या, किसी भी रिएक्शन में बोल सकता हूं क्या, पर वो रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए, तब जाके मैं बोलूंगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने बोला सर 1 मोल N2 किसके साथ मिलता है सर, 3 मोल H2 के साथ मिलता है, तो बन जाता है अपना 2 मोल एमोनिया। एमोनिया क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट है, और ये दोनों क्या सर, रिएक्टेंट है। ये जो एरो है ना, इसको बोलते हैं अपन गिव्स। तो गिव्स के जो इधर लेफ्ट साइड होंगे उनको रिएक्टेंट बोलेंगे, और जो राइट साइड होगा उसको प्रोडक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कौन है सर, एमोनिया। एमोनिया के कितने मोल बन रहे हैं सर, एमोनिया के 2 मोल बन रहे हैं, क्योंकि स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना लिखा हुआ है सर, 2 लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई, ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अगली रिएक्शन को देख, अगली रिएक्शन को देख, ये अपनी अगली रिएक्शन। क्या ये बैलेंस्ड है, सबसे पहले चेक करना है कि क्या केमिकल रिएक्शन जो हमको दे रखी है वो बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर रिएक्शन बैलेंस्ड है तो अच्छी बात है, और अगर बैलेंस्ड नहीं है तो सबसे पहला काम रिएक्शन को बैलेंस करूंगा, रिएक्शन को बैलेंस करूंगा, यस सर। तो ये ध्यान से देख, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं सर, 2 है, और यहाँ पर भी देख कितने हैं, 2 हैं, यानी हाइड्रोजन तो बैलेंस है, यस सर। क्लोरीन के देख कितने एटम है सर, 2 है, यहाँ पर भी देख कितने हैं सर, 2 ही है, यस सर। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन आपको दे रखी है ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो एक बार मेरे को बात पता लग गई कि रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो मैं अब खेल सकता हूं क्या, यस सर।
तो मैं अभी आपको क्या सिखा रहा हूं, मोल के लेवल पे खेलना, मोल के लेवल पे खेलना। टोटल हमको 4 लेवल पे खेलना है, सबसे पहले मोल के लेवल पे, फिर मॉलिक्यूल्स के लेवल पे, फिर वॉल्यूम के लेवल पे, फिर मास के लेवल पे। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं मोल के लेवल पे आप कैसे किसी रिएक्शन को पढ़ोगे, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने मोल। अब ध्यान से देख, इनका स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं दे रखा, मतलब 1 ही होगा क्या, 1 ही होगा क्या, इसका तो दे रखा है 2, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं 1 मोल H2 किसके साथ मिलता है सर, 1 मोल Cl2 के साथ मिलता है सर, 2 मोल HCl बन जाते हैं। बिल्कुल सिंपल है यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। अभी किसी 3rd क्लास के बच्चे को बैठा के ये सिखाया जाए तो आसानी से वो भी सीख जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है कि कोई बहुत भयंकर इसमें कोई रिएक्शन चल रही हो, कोई बहुत भयंकर हमको दिमाग लगाना हो, कैलकुलेशंस करनी हो, ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से मैं समझ सकता हूं। अगली रिएक्शन देख, CaCO3, इसको बोलते हैं अपन कैल्शियम कार्बोनेट या फिर लाइमस्टोन। इसको जब अपन हीट करते हैं ना तो एक तो बनता है CaO और एक बनता है सर CO2। CO2 गैस है सर, ठीक है। तो अब यहां पर देख, ये रिएक्टेंट है और ये दोनों क्या है सर, प्रोडक्ट हैं। ये दोनों क्या है सर, प्रोडक्ट हैं, ठीक है सर। अब चेक करते हैं कि क्या ये जो रिएक्शन दे रही है ये बैलेंस्ड है या नहीं है। तो ध्यान से देख, एक कैल्शियम, यहां पर भी देख एक कैल्शियम, एक कार्बन, यहां पर भी देख एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, यहां पर देख एक और यहां पर देख 2, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए। यानी जितने लेफ्ट साइड है उतने ही राइट साइड है। हमने चेक कर लिया, मतलब केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। यस सर, केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है, यस सर। तो एक बार मुझे बात पता लग गई कि केमिकल रिएक्शन जो मुझे दे रखी है वो बैलेंस्ड रिएक्शन है, तो मैं अब आगे का खेल खेल सकता हूं। और ये बात मुझे पता है कि हमको खेलना है 4 लेवल पे। हम सीख रहे हैं अभी मोलर लेवल पे, मतलब मोल के लेवल पे अपन खेलना सीख रहे हैं। अब ध्यान से देख, यहां पर आगे स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं लिखा हुआ तो मैं 1 लिख देता हूं, यहां पर भी मैं 1 लिख देता हूं, यहां पर भी मैं 1 लिख देता हूं। तो मोल के लेवल पे मैं इस केमिकल रिएक्शन को कैसे पढ़ूंगा सर, 1 मोल CaCO3 टूटेगा तो 1 मोल CaO बनेगा और 1 मोल CO2 बनेगा। बिल्कुल सिंपल सा खेल है यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसानी से अपन पढ़ सकते हैं। तो किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को पढ़ना मैंने सिखा दिया आपको मोलर लेवल पे, यस सर, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स के लेवल पे खेलेंगे, अब मॉलिक्यूल्स के लेवल पे खेलेंगे। तो मोलर लेवल पे मैंने आपको खेलना सिखा दिया, अब सीखेंगे अपन मॉलिक्यूलर लेवल पे, यानी मॉलिक्यूल्स के लेवल पे अपन किसी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को कैसे पढ़ेंगे। ध्यान से देख यार, एक बात मुझे पता है यार, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं सर, Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। Na मतलब 6 × 10⁻23। तो खुद से सोच, अगर 2 मोल होंगे तो 2 × Na बोल दूंगा, अगर 3 मोल होंगे तो 3 × Na मॉलिक्यूल्स होंगे क्या, अगर 4 मोल होंगे तो 4 × Na मॉलिक्यूल्स होंगे क्या। ये तो कॉमन सेंस की बात है यार, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो हमने मोल लेवल पे खेल लिया, तो मॉलिक्यूल्स लेवल में खेलना कोई बड़ी बात है क्या, नहीं यार। ध्यान से देख, अगर 1 मोल N2 है तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे सर, Na मॉलिक्यूल्स होंगे क्या, यस सर। ये लिख दिया मैंने Na मॉलिक्यूल्स, ये लिख दिया मैंने Na मॉलिक्यूल्स, यस सर। और Na मतलब 1 Na, एक ही बात है। कि 3 मोल थे H2 के तो मैंने बोल दिया सर 3 Na, मतलब 3 × Na मॉलिक्यूल्स होंगे क्या, यस सर। 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं तो 3 मोल में 3 × Na मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे क्या, कॉमन सेंस की बात है यार ये तो, ठीक है। तो यहां पर देख, 2 मोल अमोनिया है तो 2 × Na मॉलिक्यूल्स होंगे क्या अमोनिया के, यस सर। कॉमन सेंस की बात है यार, 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं तो 2 मोल में 2 × Na मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे क्या, यस सर। तो इस टाइप से अपन मॉलिक्यूलर लेवल पे खेलते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, अब इस बैलेंस रिएक्शन को अगर मुझे पढ़ना है मॉलिक्यूलर लेवल पे तो मैं क्या बोलूंगा सर, N2 के Na मॉलिक्यूल्स किसके साथ रिएक्ट करते हैं सर, H2 के 3 × Na मॉलिक्यूल्स के साथ, तो अमोनिया के 2 × Na मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। इस टाइप से मैं इस रिएक्शन को पढ़ूंगा। बिल्कुल आसान है यार, बिल्कुल आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल लेवल पे मैंने आपको खेलना सिखा दिया। अब अगली रिएक्शन में चेक करते हैं, ठीक है मेरे भाई। अगर 1 मोल H2 है तो Na मॉलिक्यूल्स H2 होंगे, यस सर, सिंपल सी बात है। 1 मोल Cl2 है तो Na मॉलिक्यूल Cl2 के होंगे क्या, यस सर। 2 मोल्स HCl है तो 2 × Na मॉलिक्यूल्स HCl के होंगे क्या, यस सर। तो यहां पर मॉलिक्यूल के लेवल पे मैं कैसे पढ़ूंगा सर, H2 के Na मॉलिक्यूल्स किसके साथ रिएक्ट हुए सर, Cl2 के Na मॉलिक्यूल्स के साथ, तो हमारे HCl के 2 × Na मॉलिक्यूल्स बन गए। जो प्रोडक्ट होता है वो बनता है ना, यस सर, इसलिए मैं बोल रहा हूं बन गए। बात समझ में आ रही है। तो ये मैंने मॉलिक्यूल्स के लेवल पे आपको सिखा दिया। आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन देख। अरे 1 मोल है तो Na मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 मोल है तो Na मॉलिक्यूल्स ही होंगे, 1 मोल है तो Na मॉलिक्यूल्स ही होंगे। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्मास्त्र हमें पता है तो कहीं पर भी कोई दिक्कत
पूरे मोल कंसेप्ट में नहीं आने वाली। तो मोल लेवल पे खेल लिया, मॉलिक्यूल्स लेवल पे खेल लिया। तो इस रिएक्शन को मैं कैसे बोलूंगा? सर CaCO3 के Na मॉलिक्यूल्स थे, वो टूटे तो सर CaO के Na मॉलिक्यूल्स बने एंड CO2 के भी Na मॉलिक्यूल्स बने। यस सर, बिल्कुल आसान खेल है, बिल्कुल आसान है। यस सर, कोई रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन। तो हमने मोल लेवल पे खेल लिया, हमने मॉलिक्यूल्स लेवल पे खेल लिया। अब हम बात करते हैं सर वॉल्यूम लेवल पे। वॉल्यूम लेवल पे तो सबसे पहली बात, ब्रह्मास्त्र एक बार देखेगा तू तो पता लग जाएगी बात कि एक मोल में ना 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है क्या? यस सर, एक मोल में 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है। अगर मुझे मिलीलीटर में बोलना है तो मैं बोलूंगा 22400 मिलीलीटर। सिंपल सा खेल है यार। तो अगर 2 मोल होंगे तो 44.8 बोलेगा क्या? यस सर। अगर आधा मोल होगा तो 11.2 लीटर बोलेगा क्या? यस सर। बिल्कुल आसान खेल है यार ये तो। इसमें रॉकेट साइंस है क्या? नहीं सर, बिल्कुल आसान, बिल्कुल थर्ड क्लास का खेल है। अब ध्यान से देख, अगर 1 मोल लिखा हुआ है तो कॉमन सेंस की बात है 22.4 लीटर लिखूंगा। 3 मोल लिखा हुआ है तो 22.4 इंटू 3 लिखूंगा। यस सर। अगर 2 मोल लिखा हुआ है तो 22.4 इंटू 2 लिखूंगा, यानी 44.8 लिखूंगा। यस सर, बिल्कुल आसान। पढ़ूंगा कैसे इसको? मैं पढ़ूंगा सर N2 का 22.4 लीटर वॉल्यूम रिएक्ट करता है H2 के 3 इंटू 22.4 लीटर वॉल्यूम के साथ, तो एमोनिया का वॉल्यूम कितना बनता है सर? 2 इंटू 22.4 लीटर। बिल्कुल आसान खेल है यार, बिल्कुल आसान खेल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस थोड़ी है। तो वॉल्यूम के लेवल पे भी खेलना आ गया। मतलब ये जो आगे स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है ना, उन्हीं से पूरा खेल बन गया। मैंने बोला सर 1 मोल N2 रिएक्ट करता है 3 मोल H2 के साथ, तो बन जाता है 2 मोल NH3। और एक बार मुझे मोल पता लग गए तो मॉलिक्यूल्स भी पता लग गए, वॉल्यूम भी पता लग गया। बिल्कुल आसान खेल। यस सर, बिल्कुल आसान खेल। यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई, कहानी आपको समझ में आ गई। ठीक है, अगली रिएक्शन में देखते हैं अपन वॉल्यूम के लेवल पे कैसे खेलेंगे। सर 1 मोल लिखा हुआ है तो 22.4 लीटर लिख दिया। 1 मोल लिखा हुआ था तो 22.4 लीटर लिख दिया। 2 मोल लिखा हुआ है तो 22.4 इंटू 2 लीटर लिख दिया। यस सर। तो हमको सबसे पहले मोल पे नहीं खेलना, हम ये जानते हैं ना हमारे पास तो ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है। यस सर। तो यहाँ पर जो आगे स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, ये मोल ही तो है, ये मोल ही तो है। जैसे मैंने यहाँ पर देखा 2, मैं बोल दूंगा वॉल्यूम कितना होगा सर? 22.4 इंटू 2 लीटर। मैंने यहाँ पर देखा सर 1 लिखा हुआ था, मैं बोलूंगा सर वॉल्यूम कितना होगा सर? 22.4 लीटर ही होगा। मॉलिक्यूल्स कितने होंगे सर? 6 इंटू 10⁻23 ही होंगे, यानी Na मॉलिक्यूल्स ही होंगे। सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है इसमें। तो वॉल्यूम के लेवल पे मैंने खेलना आपको सिखा दिया। आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन में। देख, 1 मोल लिखा हुआ था तो 22.4 लीटर बोल दिया। 1 मोल लिखा हुआ था तो मैंने बोल दिया 22.4 लीटर। 1 मोल लिखा हुआ था, मैंने बोल दिया 22.4 लीटर। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान सर, बिल्कुल आसान, कोई रॉकेट साइंस कुछ नहीं। तो मैंने मोल लेवल पे आपको सिखा दिया, मैंने मॉलिक्यूल के लेवल पे आपको सिखा दिया, मैंने वॉल्यूम के लेवल पे आपको सिखा दिया। यानी आज के बाद कोई एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आपके सामने है तो वहां पर आप मोल का रेशियो निकाल सकते हो, मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकाल सकते हो और वॉल्यूम का रेशियो भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक रिएक्शन बताऊं, मान ले ये एक केमिकल रिएक्शन है और बैलेंस्ड भी है, तो यहाँ पर मोल का रेशियो कितना आ रहा है सर? 1:3:2। ठीक है सर। मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या आ रहा है? 1:3:2। ठीक है, मतलब जो मोल का रेशियो आ रहा था वही मॉलिक्यूल का रेशियो आ रहा है क्या? यस सर। वॉल्यूम का रेशियो देख, यहाँ पर 1 इंटू 22.4 लीटर भी बोल सकता हूँ। यस सर। तो 1 इंटू 3 इंटू 2, मतलब आज के बाद मैं बोल सकता हूँ क्या स्टार मार्क लगा के, आज के बाद मैं स्टार मार्क लगा के बोल सकता हूँ क्या, मोलर रेशियो, वॉल्यूम रेशियो एंड मॉलिक्यूल रेशियो ऑलवेज किसी भी बैलेंस्ड रिएक्शन में सेम ही रहता है। हमेशा किसी भी बैलेंस्ड रिएक्शन में मॉलिक्यूल रेशियो, मोलर रेशियो और वॉल्यूम रेशियो हमेशा सेम रहने वाला है, हमेशा सेम रहने वाला है। यस सर। तो बिल्कुल आसान। और ये हमको जो बात पता लगी है ना, इससे क्वेश्चन देखना हम कितने एक एक लाइन में कैसे सॉल्व करते हैं। जब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तब देखना कितना मजा आएगा। ठीक है सर। तो ये बात समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर मास लेवल पे। मास लेवल पे अब ध्यान से देख यार, ये रहा सर N2, ये रहा सर N2। N2 का मोलर मास कितना होता है सर? 28 ग्राम होता है। और N2 के मोल कितने हैं सर? 1 मोल है। तो 1 मोल में मोलर मास के बराबर ही तो होगा क्या? यस सर, मोलर मास के बराबर ही होगा। तो 1 मोल N2 में कितना ग्राम सर? 28 ग्राम ही होगा। यस सर। तो यहां पर मैंने लिख दिया सर 28 ग्राम N2। ठीक है सर।
अब ध्यान से देख, H2 का कितना सर, 2 ग्राम, 2 ग्राम, यस सर। मोलर मास कितना, 2 ग्राम, परंतु 2 ग्राम तो सिर्फ 1 मोल का है, यहाँ पर कितने मोल हैं सर, 3 मोल हैं, तो 2 इंटू 3 करना पड़ेगा क्या, यस सर। तो कितना ग्राम हो गया सर H2 का, 6 ग्राम ऑफ H2 बोलूंगा, 6 ग्राम ऑफ H2 बोलूंगा, यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। एमोनिया NH3 का मोलर मास कितना होता है, 17 ग्राम होता है, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 3 हाइड्रोजन के एटम है क्योंकि, ठीक है, तो ये 17 ग्राम होता है, यस सर। पर 17 ग्राम तो 1 मोल का है ना, 1 मोल का होता है मोलर मास के बराबर, परंतु यहाँ पर 2 मोल हैं, तो 2 इंटू 17 करना पड़ेगा, यानी 34 ग्राम बोलूंगा क्या, यस सर। तो यहाँ पर देख लिख दिया मैंने 34 ग्राम एमोनिया, 34 ग्राम एमोनिया बन रहा है, यस सर। तो इस टाइप से मैं मास के लेवल पे भी खेलना आपको सिखा चुका हूं, मास के लेवल पे हमने खेल दिया, मास के लेवल पे भी खेल दिया, ठीक है। तो सबसे पहले मोल लेवल पे, फिर मॉलिक्यूल लेवल पे, फिर वॉल्यूम लेवल पे, और फिर मास लेवल पे, यस सर। अब ध्यान से देख यार, N2 एंड H2 तो रिएक्टेंट है और एमोनिया प्रोडक्ट है, यस सर। तो ध्यान से देख यार, प्रोडक्ट में कितना मास आ रहा है सर, 34 ग्राम आ रहा है, और रिएक्टेंट में एक बार चेक करते हैं मास कितना आ रहा है सर, N2 का 28 ग्राम और H2 का 6 ग्राम। अगर मैं दोनों को कैलकुलेट करके देखूं तो 28 प्लस 6 तो सर 34 ग्राम होता है, यानी जितना रिएक्टेंट में मास था उतना ही मास प्रोडक्ट में आ रहा है क्या, यस सर। तो आज के बाद क्या मैं इसको लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन बोल दूं क्या, यस सर। मतलब किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जितना मास रिएक्टेंट साइड होगा उतना ही मास प्रोडक्ट साइड होगा, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, यस सर। ये हर किसी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में लागू होता है, यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ चुकी होगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार। अगर समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल प्रैक्टिस कर देख, H2 का मोलर मास कितना, 2 ही होगा, 2 ग्राम जो मैं बोल रहा हूं वो 1 मोल का बोल रहा हूं, इसका 1 मोल ही तो दे रखा है, 1 मोल ही तो दे रखा है, यानी यहां पर मैं 2 ग्राम ही लिखूं क्या, यस सर। मैंने बोल दिया 2 ग्राम H2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, Cl2, क्लोरीन का एक एटम है, उसका मास नंबर कितना होता है, 35.5 होता है, यानी Cl2 का मोलर मास कितना होगा सर, 71 ग्राम होगा क्या, वो तो सिर्फ 1 मोल का है, तो यहां पर 1 मोल ही तो दे रखा है, यस सर। यानी यहां पर मैं 71 ग्राम ऑफ Cl2 लिख दूं क्या, यस सर। ये लिख दिया मैंने 71 ग्राम Cl2। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सर HCl की। तो क्लोरीन का कितना सर, 35.5, हाइड्रोजन का कितना 1, तो ये हो गया तुम्हारा 36.5। ये तो सर 1 मोल का है, 1 मोल का है, यानी ये मोलर मास है, ठीक है। परंतु 2 मोल दे रखे हैं, तो मैं कितना करूंगा सर, 36.5 इंटू 2 करूंगा, यानी क्या मैं 73 ग्राम HCl बोल दूं, यस सर। 73 ग्राम HCl बोल दो, ये बोल दिया मैंने 73 ग्राम HCl, यस सर। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड अगर मैं देखूं, क्या लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन लागू हो रहा है क्या, यस सर। तो प्रोडक्ट साइड टोटल मास कितना सर, 73 ग्राम, रिएक्टेंट साइड कितना 71 प्लस 2 सर 73 ग्राम, तो मैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन बोल दूं इसको, यस सर। मतलब किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जितना मास रिएक्टेंट साइड उतना ही मास प्रोडक्ट साइड होता है क्या, यस सर। बिल्कुल आसान खेल, रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है, आसानी से बिल्कुल बिलो एवरेज लड़का पूरा खेल समझ सकता है, ठीक है। अभी भी अगर बात समझ में नहीं आई तो इस रिएक्शन में अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देख, कैल्शियम का मास नंबर कितना होता है सर, 40 होता है, ठीक है। तो 40 प्लस कार्बन का कितना होता है सर, 12 होता है, और एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 ऑक्सीजन का कितना 48। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा सर, 100 ग्राम हो गया। यानी CaCO3 लाइमस्टोन का मोलर मास कितना सर, 100 ग्राम। ये तो 1 मोल का मास है ना, 1 मोल का मास है, तो 1 मोल ही तो दे रखा है, यस सर। 1 मोल ही तो है, यस सर। यानी यहां पर 100 ग्राम लिख दूं क्या, यस सर। ये लिख दिया मैंने 100 ग्राम, ठीक है। इसकी बात अगर मैं करूं, Ca कैल्शियम मतलब 40 प्लस ऑक्सीजन मतलब 16, तो कितना लिख दूं, 56 ग्राम CaO लिख दूं क्या, क्योंकि 1 मोल ही दे रखा है, ये लिख दिया मैंने 56 ग्राम CaO, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है सर, 44 ग्राम होता है। ये तो सर 1 मोल का मास है, परंतु 1 मोल ही तो दे रखा है, तो क्या मैं 44 ग्राम CO2 लिख दूं, यस सर। 44 ग्राम CO2 लिख दो, ये लिख दिया मैंने 44 ग्राम CO2, यस सर। तो ध्यान से देख, अब ये अपना रिएक्टेंट है और ये जो 2 है ना, ये अपने प्रोडक्ट हैं। तो चेक कर लेते हैं कि क्या लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन लग रहा है,
लगना ही चाहिए क्योंकि रिएक्शन बैलेंस्ड है। यस सर। तो ध्यान से देख, चेक कर लेते हैं। 100 इधर हो गया, यानी इनको मिला के भी 100 आना चाहिए क्या? यस सर। 56 प्लस 44 ग्राम अगर तू करेगा तो 100 ही तो आएगा, यानी लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन लगेगा। हाँ यस सर लगेगा, हमेशा लगेगा हर किसी बैलेंस्ड रिएक्शन में। यस सर ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी ना क्वेश्चन में हम कंफ्यूज कर जाते हैं, तो ये मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा। फिलहाल इतना ध्यान रखना कि एयर, क्या एयर का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन है क्या? क्या एयर का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन है क्या? ये जो एयर है, ये जो घूम रही है एयर, क्या सिर्फ इसमें ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है क्या? नहीं भाई, और भी गैसेस प्रेजेंट है। तो ध्यान रखना, एयर का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता। एयर का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता। कहीं पर अगर एयर दे रखा है तो ये मत समझ लेना कि ये ऑक्सीजन है। ठीक है, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, पर क्या एयर में सिर्फ ऑक्सीजन ही होती है क्या? नहीं भाई, और गैसेस भी होती हैं। यस सर। तो बस इतना ध्यान रखना, एयर में सिर्फ 20% ही क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। तो अगर मैं बोलूं 100 लीटर एयर है तो उसमें सिर्फ 20 लीटर ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। ये काम आएगा अपना जब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा वापस से। फिलहाल ध्यान रखना कि 20% ही ऑक्सीजन होती है एयर में। ठीक है, फिर ध्यान से देख, ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने पढ़ा रखा है, आपको पता होगा। एल्केन का जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, CnH2n+2। एल्कीन का पता होना चाहिए CnH2n, और एल्काइन का पता होना चाहिए CnH2n-2, जहां पर n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन है। यस सर। जैसे क्वेश्चन में पूछे जैसे वो क्वेश्चन में पूछे कि ऑक्टेन का कंबसन हो रहा है। यस सर। तो वहां पर तुमको ऑक्टेन का कंबसन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। अब तुम्हें पता ही नहीं है ऑक्टेन क्या हुआ, तो कैसे करोगे? तो ऑक्टेन, एन मतलब एल्केन है, और ऑक्ट मतलब जहां पर कार्बन की वैल्यू कितनी है सर? 8 है। कार्बन की संख्या कितनी है सर? 8 है। तो C8H18 करना पड़ेगा क्या? यस सर, क्योंकि ये एल्केन है। यहां पर ये वाला जनरल फॉर्मूला लगेगा क्या? यस सर। तो इस टाइप का हमको पता होना चाहिए। तो ये बात हो गई स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशंस की, और लगभग 25 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशंस के, तब जाके आपका हाथ साफ होगा। बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, और आपको भी लग रहा होगा हम थ्योरी ना इतनी सी पढ़ रहे हैं, और हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इतने कर रहे हैं। और यही चाहिए होता है, क्योंकि अपना जो एग्जाम है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। हमको वहां पर सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं देना, हमको वहां पर एक पेज का आंसर नहीं लिखना कि भाई 5 मार्क्स मिलेंगे, एक पेज भर दो। तो वो वाला खेल नहीं है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, इसलिए न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसलिए हम थ्योरी इतनी पढ़ रहे हैं, जितनी सफिशिएंट है वो सब कुछ पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं है कि थ्योरी काट दी, टॉपिक काट दिए, ऐसा खेल नहीं चल रहा। टॉपिक जितना जरूरी है उतना पढ़ लिया और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस में जितना हाथ साफ होगा ना, उतना ही मजा आपको एग्जाम हॉल में आने वाला है। यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लिंक करता है किससे? स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशन से। यानी स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशंस आती हैं तो लिमिटिंग रिएजेंट भी आ जाएगा। यस सर। तो ये लिख दिया मैंने सर, लिमिटिंग रिएजेंट, या फिर मैं बोलूंगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। सर ये होता क्या है? बिल्कुल देसी लैंग्वेज में समझते हैं, एक ये है सर, इसका नाम है छपरी। एक ये है, इसका नाम है खिलाड़ी। ये दोनों मिलके कुछ बना रहे हैं, मान लीजिए एक घर बना रहे हैं। ठीक है, ये घर बना रहे हैं। ठीक है, अब देख, ये जो छपरी है ना, ये जल्दी थक जाता है सर, ये जल्दी थक जाता है, कम काम करता है। तो इसको मैंने बोल दिया ये जल्दी खत्म हो जाता है। ये मैंने बोल दिया सर ये लिमिटिंग है, सर ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इसके पास लिमिट है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, और ये वाला क्या हो गया सर? एक्सेस रिएक्टेंट हो गया। एक्सेस रिएक्टेंट मतलब किसी केमिकल रिएक्शन में जो जल्दी खप जाता है, जो जल्दी खत्म हो जाता है, वो लिमिटिंग रिएजेंट। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा सर? एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है इसमें। ठीक है, तो किसी केमिकल रिएक्शन में जो जल्दी खप जाता है, जो जल्दी खत्म हो जाता है, वो आज के बाद लिमिटिंग रिएजेंट या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट। वही बात मैंने यहां पर लिख दी, जो रिएक्टेंट किसी केमिकल रिएक्शन में पहले खत्म हो जाएगा, आज के बाद वो लिमिटिंग रिएक्टेंट, यस सर। तो यहां पर हमको खेलना कैसे, वो बात पता होनी चाहिए। तो यहां पर मैंने लिख दिया खेल। आपको कुछ नहीं करना, अभी अपन लगभग इसके भी 25 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो टोटल स्टैकोमेट्रिक प्लस
लिमिटिंग रिएजेंट के 50+ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। इतने क्वेश्चन ना पूरे मोल कंसेप्ट में कराते हैं लोग लोग ना, मतलब बाकी टीचर इतने क्वेश्चन पूरे मोल कंसेप्ट को मिला के कराते हैं, और इतने क्वेश्चन अपन सिर्फ इन 2 टॉपिक से करने वाले हैं। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस अपनी बहुत तगड़े लेवल पे चल रही है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस ही जरूरी होती है। यस सर। तो ध्यान से देख, कैलकुलेशंस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो देख मेरे पास मान ले 2 रिएक्टेंट हैं, मेरे पास 2 रिएक्टेंट हैं। अब खुद से सोच यार, कॉमन सेंस की बात सोच। अगर तेरे पास सिर्फ एक रिएक्टेंट है, मान ले तेरे को ये वाली रिएक्शन दे दी, यहाँ पर तो सर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है। तो मेरे भाई अगर एक ही रिएक्टेंट है तब थोड़ी तेरे को लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लगाना है। लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट कब लगाऊंगा? जब 2 रिएक्टेंट होंगे। यस सर, कॉमन सेंस की बात है, तभी तो बोलूंगा कि ये वाला रिएक्टेंट जल्दी खत्म हो गया और ये वाला रिएजेंट एक्सेस में बचा हुआ है। यस सर, ठीक है, तो इतनी बात तो यार। यस सर। अब ध्यान से देख, सबसे पहले तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें मोल्स में कन्वर्ट करना है, तुम्हें मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर मैंने क्या किया, गिवन मोल्स अपॉन स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। वहां पर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इतने मोल्स ऑफ ए, इतने मोल्स ऑफ दिस। तो जो गिवन मोल्स है ना, उसको डिवाइड कर देना स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, उसको डिवाइड कर देना स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। जैसे यहां पर मैंने लिखा सर ए प्लस बी गिव्स सी, तो यहां पर लिखा हुआ 2 + 3 भी लिखा हुआ है, मान ले, ठीक है। तो मान ले इनके इसने मोल्स दे दिए 6 मोल, इसका भी दे दिया 6 मोल। तो तेरे को कुछ नहीं करना, गिवन मोल कितने हैं सर, एक ही बात अगर मैं करूं, ए को पकड़ लूं अगर, तो गिवन मोल कितने हैं सर, 6 हैं। अपन स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने हैं सर, 2 है। जो आगे से नंबर लिखा होता है उसको बोलते हैं स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये तुम्हारा आ गया 3, ये तुम्हारा आ गया 3। अगर मैं बी के लिए निकालूं तो गिवन मोल कितने हैं सर, 6 हैं, अपॉन स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने हैं सर, 3 है। तो ये कितना हो गया सर, 2 आ गया, ये 2 आ गया। बिल्कुल आसान। तो कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, हमको क्या करना है, गिवन मोल अपॉन स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल अपॉन स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब होगा क्या, क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स वो कैसे बना देंगे, वो बोल देंगे सर बी के ना हमने गिवन मोल नहीं दिए, हम नहीं बता रहे कि कितने मोल है, हम बोल रहे हैं कि बी के ना 44.8 लीटर वॉल्यूम है, बी का ना सर 44.8 लीटर वॉल्यूम है। अब तुमको ब्रह्मास्त्र पता है, तुम्हें मेरे भाई ये बात पता है कि एक मोल में 22.4 लीटर होता है, तो मेरे भाई 44.8 लीटर दे रखा है, मतलब 2 मोल की बात कर रहा है। तो हमको मोल पता लग गई, बात मोल की बात पता लग गई। यानी वो अगर मॉलिक्यूल्स भी देते हैं, वो अगर वॉल्यूम भी देते हैं, वो अगर मोलर मास भी दे देना, तो भी हम मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? यस सर। मतलब हर टाइप का क्वेश्चन दिमाग में अभी सेट कर लो। तो खेलेंगे तो तब जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पर फिलहाल दिमाग में पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस किस टाइप का बन सकता है। तो कॉमन सेंस की बात है, इन्हीं 4 टाइप का क्वेश्चन बनेगा। सबसे आसान कब बन जाएगा, वो डायरेक्टली मोल दे देगा तुमको, यस सर। परंतु अगर वो मोल नहीं देगा, मॉलिक्यूल्स भी दे दे, वॉल्यूम भी दे दे, मोलर मास भी दे दे, तो सबसे पहला काम मोल में कन्वर्ट कर दूंगा क्या? यस सर। तो मोल आ गए, उसको डिवाइड कर देना है स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। यस सर, बात समझ में आ गई? ठीक है सर, बात समझ में आ गई, ठीक है सर। तो यहां पर देख, ए और बी के दोनों के 6-6 मोल दे रखे थे, यस सर। मैंने स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, यस सर। तो ए के लिए 3 नंबर आया और बी के लिए 2 नंबर आया। तो इनमें से छोटा कौन सा है सर, 3 छोटा या 2 छोटा? सर 2 छोटा। जो छोटा आ जाए ना, वो आज के बाद लिमिटिंग रिएजेंट, वो आज के बाद लिमिटिंग रिएजेंट। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। तो इस तरीके से मैं पहचान जाऊंगा किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा रिएक्टेंट है जिसमें नंबर छोटा आ रहा हो ना। गिवन मोल अपॉन स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट करने के बाद जो नंबर छोटा जिसके पास आ जाए, वो आज के बाद लिमिटिंग रिएजेंट। तो दूसरा जो बचा हुआ है वो एक्सेस रिएजेंट। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो वही बात मैंने यहां पर लिख दी, तुम्हें कुछ नहीं करना, गिवन मोल्स अपॉन स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट करना है, और जो वैल्यू छोटी आ जाए, मिनिमम आ जाए, आज के बाद वो लिमिटिंग रिएजेंट। यस सर। बाकी अगर गिवन मोल्स नहीं दे रखे तो मोल्स में कन्वर्ट करना हमको आता है। अगर मोल्स नहीं दे रहा वो, तो वॉल्यूम दे देगा, मॉलिक्यूल्स दे देगा, मोलर मास दे देगा, कुछ तो देगा ताकि अपन मोल्स में कन्वर्ट कर दें। यस सर। तो मोल्स अगर मेरे पास एक बार आ गए ना, तो मोल्स को मेरे को स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, और जो वैल्यू छोटी आज के बाद वो लिमिटिंग रिएजेंट। यस सर, ठीक है। बाकी जब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से अपना हाथ साफ हो जाएगा। इतने क्वेश्चन मैं खुद से आपको करा रहा हूं, फिर आप खुद से भी करोगे। 38 साल के नीट के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मेरे भाई किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर में ना किसी फिक्स टाइप के ही क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मोल कंसेप्ट में 2000 टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। मेरे भाई कुल मिला के 100 टाइप के क्वेश्चन ही बन सकते हैं, मैक्सिमम टाइप के, ठीक है। और यही बार बार रिपीट होते हैं, हर साल वही रिपीट होते हैं, ठीक है सर। 100 तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, इससे कम ही टाइप के क्वेश्चन
बनते हैं, ठीक है। तो हर टाइप का क्वेश्चन अपन यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, तो नीट में कोई अलग ही टाइप का थोड़ी आ जाएगा, कोई अलग ही टाइप का थोड़ी आ जाएगा। तो नीट में वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखना और भरोसा करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतने क्वेश्चन मैं शायद ही मुझे लगता है कि कोई प्रैक्टिस कराता होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको करा देता हूं ताकि लिमिटिंग रिएजेंट का पूरा कंसेप्ट आपका तैयार हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक हाइपोथेटिकल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिख दी, 2x + 3y गिव्स x2y3, ठीक है। यहाँ पर दो रिएक्टेंट है, पहला रिएक्टेंट x, दूसरा रिएक्टेंट y, ठीक है। x के मोल दे दिए 6 मोल, y के मोल दे दिए 6 मोल, ठीक है सर। तो यहाँ पर गिवन मोल दे रखे मतलब, ठीक है। दोनों रिएक्टेंट है, एक x और एक y, दोनों के गिवन मोल दे दिए, क्वेश्चन में दे दिए, ठीक है। हमको बताना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है, ठीक है। रिएक्टेंट को मैं रिएजेंट भी बोलता हूं, एक ही बात है। तो ये कंफ्यूज मत हो ना, लिमिटिंग रिएजेंट बोल रहे हो सर कभी आप, कभी लिमिटिंग रिएक्टेंट बोल रहे हो, ये कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अब ध्यान से देख, सबसे पहले अपन एक्स के लिए निकालते हैं, फिर वाई के लिए निकालते हैं। तो ये बात मुझे पता है यार कि हम कैसे करके निकलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहां पर मैंने लिखा हुआ था लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने के लिए कुछ ही नहीं करना, गिवन मोल अपॉन स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, ठीक है। गिवन मोल्स पकड़ना है, उसको स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो मैंने एक्स के लिए क्या किया, गिवन मोल यानी 6 मोल दे रखे थे, स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 था सर, 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया सर 3। वाई के लिए मैंने चेक किया, सर गिवन मोल 6 अपॉन स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट सर 3, तो आंसर आ गया तुम्हारा 2। मैंने आपको बोला था जो वैल्यू छोटी आ जाए ना, तो 2 छोटा नंबर है या 3 छोटा नंबर है, सर 2 छोटा नंबर है, तो जो वैल्यू छोटी आ जाए ना आज के बाद वो लिमिटिंग रिएजेंट, यानी ये जो y लिखा हुआ है ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो x क्या होगा सर, कॉमन सेंस की बात है, अगर y लिमिटिंग रिएजेंट है तो x क्या होगा सर, एक्सेस रिएजेंट होगा क्या, यस सर। तो एक बार तुमने पहचान लिया कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो उसके ऊपर एक गोला कर देना, उसके ऊपर एक गोला कर देना, ठीक है। तो अब मैं पहचान चुका हूं कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेस रिएजेंट है, ठीक है। तो एक बार जब तुम ये कर लो ना, तो उसके बाद सबसे पहला काम करना, इसको मिटा देना, इसको काट देना। अब इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। अब मैं खेल को आगे बढ़ाता हूं, अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख, अब आगे का खेल, अब आगे का खेल किसके बेस पे खेला जाएगा सर, y के या x के, सर लिमिटिंग रिएजेंट के या एक्सेस रिएजेंट के। तो ध्यान से देख, आगे का जो खेल खेला जाएगा ना वो लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे खेला जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे खेला जाता है। सर क्यों, कॉमन सेंस की बात सोच, कॉमन सेंस की बात सोच। x के भी 6 मोल थे मान ले, y के भी 6 मोल थे, ठीक है सर। y अपना लिमिटिंग रिएजेंट है, हमने देख लिया। तो मेरे भाई जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, वो किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में जल्दी खर्च हो जाता है, जल्दी खत्म हो जाता है। यानी इसके 6 के 6 मोल खत्म हो गए, इसके 6 के 6 मोल खत्म हो गए। परंतु x तो एक्सेस रिएजेंट है, इसके 6 मोल थे परंतु इसके सारे मोल खत्म नहीं हुए। हो सकता है कि इसके 3 मोल खत्म हो गए, तो 3 मोल अभी भी बचे हुए हैं, टोटल 6 मोल थे। इसके मान ले 4 मोल खत्म हो गए, तो 2 मोल और बचे हुए हैं। तो इससे आंसर सही आ सकता है क्या, नहीं भाई, आंसर तो सही इसी से आएगा ना जिसके सारे मोल खत्म हो गए, यस सर। तो हमारा आगे का जो खेल है वो किस पे डिपेंड करता है सर, लिमिटिंग रिएजेंट पे, यस सर। तो हमको जो खेलना है अब किसके रिस्पेक्ट में खेलना है सर, y के रिस्पेक्ट में खेलना है, क्योंकि y अपना क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि उसके सारे मोल खत्म हो चुके हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा वो सही आएगा क्या, यस। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो वो अपन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रोडक्ट के कितने मोल बने। प्रोडक्ट कौन है अपना, x2y3 है, इसके कितने मोल बने वो अपने को निकालने हैं, ठीक है सर। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा ना उसी की हेल्प से अपने को बाकी सब चीज निकालनी है। मतलब हमारी हेल्प कौन करेगा, मतलब हमको खेलना किससे है, लिमिटिंग रिएजेंट से ही खेलना है, यस सर। तो मैंने देखा सर y के अगर 3 मोल थे, y अपना लिमिटिंग रिएजेंट है, यस सर। y के अगर 3 मोल थे तो प्रोडक्ट के कितने बन रहे थे सर, 1 बन रहे थे। मैंने लिख दिया y के 3 मोल थे तो x2y3 के 1 मोल बना, यस सर। तो y का अगर 1 मोल होता तो x2y3 जो कि अपना प्रोडक्ट है उसके बनते 1/3 मोल, यस सर। परंतु हैं कितने सर, y के तो 6 मोल हैं, y के तो 6 मोल हैं जो कि खर्च हो गए। खर्च क्यों हो गए, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है ना, उसके सारे मोल खर्च हो गए। जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसके सारे मोल खर्च हो जाते हैं, तभी तो उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, यस सर। तो यहाँ पर 6 मोल पे अपने को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 में कितना हो जाएगा सर, 1/3 × 6, यानी 3 1 3, 3 2 6, यानी 2 मोल ऑफ x2y3। जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्रोडक्ट है x2y3 उसके कितने मोल बने, तो हमने निकाल दिया कि उसके 2 मोल बने। अब अगर क्वेश्चन पूछता कि उसका कितना वॉल्यूम बना, तो हम निकाल देते
2 इंटू 22.4 लीटर, क्योंकि हमको पता है 1 मोल बनता मतलब 22.4 लीटर बनता, 2 मोल बने मतलब 44.8 लीटर बन गया। हम मॉलिक्यूल भी निकाल सकते हैं, हम मोलर मास भी निकाल सकते हैं, तो कुछ भी पूछा जा सकता है हमसे, हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगला एग्जांपल आया, लिमिटिंग रिएजेंट के कितने मोल रिएक्ट हुए। अरे मेरे भाई, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट इसीलिए तो बोल रहे हैं क्योंकि उसके सारे मोल खर्च हो गए, मतलब उसके 6 के 6 मोल खर्च हो गए। वाई के तो 6 के 6 मोल खर्च हो गए। वाई अपना क्या था, लिमिटिंग रिएजेंट था, उसके सारे मोल खर्च हो गए, तभी तो उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोल रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था कि किसी केमिकल रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट है मान ले, तो उनमें से जल्दी कौन खर्च हो जाता है, वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। यस सर, तो इसका आंसर तो क्या आएगा अपना 6 ही आएगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट के 6 मोल खर्च हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक्सेस रिएजेंट के कितने मोल रिएक्ट हुए। ठीक है सर, एक्सेस रिएजेंट कौन है अपना, एक्स है, ठीक है। उसके कितने मोल रिएक्ट हुए, टोटल मोल कितने थे सर, 6 थे, 6 में से कितने रिएक्ट हुए। यस सर, और उसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा, कितने अनरिएक्टेड हैं अभी भी बचे हुए। यस सर, तो सबसे पहले अपन निकालते हैं कि कितने रिएक्ट हो गए। तो ध्यान से देख, y के 3 थे तो x के 2 थे, y के 3 थे तो x के 2 थे। हमको y से ही निकालना है क्योंकि y अपना लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट से ही अपन सब कुछ निकालते हैं। यस सर, तो y के 3 थे तो x के 2, यूनिटरी मेथड लगा, y का अगर 1 होता तो x के 2/3 रिएक्ट होते। यस सर, y के 6 रिएक्ट हो गए, 6 मोल रिएक्ट हो गए y के, तो x के कितने रिएक्ट हुए होंगे, 2/3 इंटू 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, यानी y के टोटल मोल कितने थे सर, 6 मोल थे, उनमें से 4 क्या हो गए सर, रिएक्ट हो गए, यानी 2 अभी भी क्या होंगे सर, अनरिएक्टेड होंगे क्या, 2 अभी भी अनरिएक्टेड होंगे क्या। यस सर, तो सी का आंसर भी आ गया, डी का आंसर भी आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये तो बस एक एग्जांपल था, इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या क्या पूछा जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो आज हमने स्टैकोमेट्री का टॉपिक पढ़ा और लिमिटिंग रिएजेंट का टॉपिक पढ़ा। अब इससे रिलेटेड लगभग 50 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन करने वाले हैं। उसकी जो वीडियो है ना, वो कल शाम को, मतलब कल संडे को शाम को आपके सामने आ जाएगी 7-8 बजे तक, ठीक है। तो आप वो देख लेना। और 50 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन करने वाले हैं स्टैकोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट में। जिस भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर खुद से अपन सॉल्व करने वाले हैं। अपना हाथ साफ हो जाएगा तो कोई दिक्कत अपने को स्टैकोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट में नहीं आने वाली। फिर परसों के शाम को 5 बजे आपका लास्ट लेक्चर आने वाला है, लेक्चर नंबर 6 मोल कंसेप्ट का, जहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा जो भी चीजें बची हुई हैं वो सारी चीजें वहां पर कवर हो जाएंगी। यस सर, तो टोटल अभी तक हमने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, अभी तक हमने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, लगभग 70 प्रैक्टिस कर लिए होंगे, 75 तक प्रैक्टिस कर लिए। यस सर, 50 क्वेश्चन ये हो गए तो 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर लास्ट वाला जो लेक्चर होगा उसमें भी 20-30 क्वेश्चन होंगे, तो लगभग 150 क्वेश्चन अपन मोल कंसेप्ट में लेक्चर के दौरान ही यहां पर निपटाते हुए आगे बढ़े हैं। तो 150 क्वेश्चन कोई नहीं कराता भाई, ठीक है। मैक्सिमम अगर कोई किसी कोचिंग में क्वेश्चन कराता है ना, तो लगभग 60 से 80 तक कराता है, 150 क्वेश्चन कोई नहीं कराता। मैं आपको करा के दे रहा हूं अकेला। स्टैकोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट के टॉपिक में 50 से ज्यादा क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे, मतलब जिस भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है हर टाइप का क्वेश्चन यहीं पर अपन सॉल्व कर लेंगे, ताकि एग्जाम हॉल में नीट में हमको कोई दिक्कत ना आए और कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन हमने कभी पहले देखा नहीं था। तो मिलते हैं अपन कल शाम को, और कल शाम को क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली वीडियो जरूर देख लेना। धन्यवाद।